हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के हम इस वीडियो में देखेंगे ये एक्चुअली जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, किसका, बिहार पुलिस फायरमैन का, उसी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो साइंस में जो न्यूमेरिकल आया है वो, और प्लस में मैथ, और इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा जितना भी जीके जीएस आया है वो सब। मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शन में टिक करा दूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे पढ़ के आपको भी पता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम समझें और कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बताता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है तो μ1 से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तनांक कितना है तो μ2 है, में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I है और उसका परावर्तन कोण R है तो आप बताइए कि साइन I बटा में साइन R क्या होगा। यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं, क्योंकि बुक में ये चीज़ें ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो सभी के सब वही टिक कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप मेरे साथ हैं तो देखिए आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए आप मान लीजिए कि माध्यम पहले, ठीक है, पहले तो आपको माध्यम मानना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि एक माध्यम ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ एयर, और नीचे में मैं वाटर एक माध्यम बना दिया हुआ। ये देखिए, ये मैं मान लेता हूँ क्या, एयर हवा, और ये मान लेता हूँ वाटर। ठीक है, वाटर, ये पानी मान लिया हूँ। अब देखिए ये होता क्या है कि एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। और ये इधर से जो एक रे आता है जिसको आप आपतित किरण बोलते हैं वो यहाँ तक आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि एयर का जो माध्यम होता है ये हल्का माध्यम होता है जिसको आप रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन ये पानी का जो माध्यम होता है ये भारी होता है, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या होता है, जब रेयर मीडियम से कोई भी चीज़ डेंसर मीडियम में आता है, भारी मीडियम में, तो ये अभिलंब की तरफ ये मुड़ जाता है। तो ये एक्चुअली जाना किधर चाहिए था, मैं पेन चेंज करके आपको थोड़ा कलर करके बता देता हूँ। देखिए ये एक्चुअली जाना, जब इधर से ये किरण आया तो ये जाना चाहिए था डायरेक्ट इधर की तरफ, लेकिन ये मीडियम भारी होने की वजह से ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बना कोण ये I बना। ठीक है, और ये कोण जो बना ये बना R। तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, तब परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इस रिलेशन को मतलब डिफाइन करने के लिए एक लॉ आता है। उस लॉ को क्या बोलते हैं, तो स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका आपतित किरण आया है I, तो ये होता है साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दो को क्या अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, तो ये ऊपर वाला का मान लीजिए कि अपवर्तनांक इसका μ1 दिया हुआ है जो हवा का है, और इसका अपवर्तनांक आप मान लीजिए कि μ2 दिया हुआ है। तो μ1 के साथ क्या हो जाएगा, साइन I हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 साइन I इजिकल टू में क्या, μ2 साइन R। अब आपको यहाँ पूछा क्या है, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पूछा है साइन I बटा में साइन R, तो आप यहाँ पे कर लीजिए साइन I बटा में कितना, साइन R। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन R आप नीचे लेकर के चले गए तो क्या बचेगा, μ2 बटा में μ1। अब इसको यूट्यूब पे सभी लोग बी बता करके जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन किताब में गलत छप गया, इसलिए अपना दिमाग कोई लगा नहीं रहे। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही डी हो जाएगा सही। ठीक है, डी ऑप्शन तो आपको सही लगाना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ आपको मैं करा के दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो द्रव्यमान दिया हुआ है, उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल आपसे पूछ रहा है। तो इसको मान लीजिए आप m1 और इसको मान लीजिए क्या, m2 मान लीजिए। इसका मास कितना दिया हुआ है 5 kg और इसका मास दिया हुआ है 10 kg। इसके बीच का दूरी कितना दिया है 10 मीटर। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या कहता है कि F इजिकल टू में G m1 m2 बटा में क्या होता है तो r स्क्वायर। ये m1 m2 मास है और r स्क्वायर ये क्या है दूरी।
जो दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ, ठीक है। आपका अगर कभी कभी आपसे जी का वैल्यू पूछ ले तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको जी के टर्म में ही आंसर देना है, तो जी ही रह जाएगा। मास m1 कितना है, तो 5 kg है, ठीक है, और m2 कितना है, 10 kg। दोनों के बीच के दूरी कितना है, तो मतलब 10 है, तो 10 गुने में 10, तो अब इससे कट जाएगा ये और इससे कट जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जी बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए जी बटा में 2 न्यूटन कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब आपको मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देता हूँ कि आप इसको ले जाइए घर, ये आपको काफ़ी परीक्षा में काम आएगा। देखिए यहाँ पे आपसे जी पूछा हुआ है, तो जी के लिए जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, और किस में होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है हर हालात में, ठीक है। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मतलब 1-2 तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल था, बाकी मैथ है जो 10 पूछा जाता है। मैं पूरे मैथ को इतने अच्छे से समझा दूंगा आपको कि और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है अगर मेरे चैनल से आप जुड़े हैं तो। देखिए कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड, ठीक, कितना 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान कितना 18 किलोमीटर प्रति आवर से लेकर के और 36 किलोमीटर प्रति आवर कर देता है, और इसका बल क्या होगा ये पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। वो क्या हुआ है कि इसमें मास भी दिया है, ठीक है, कितना मास इक्वल टू में कितना 5 kg है, जो इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग नहीं है। लेकिन अभी तक मैं जितना भी वीडियो देखा हूँ सब सीधे इसका टिक लगा के चले जाते हैं, और कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पे कि इसमें मास नहीं दिया हुआ है। ये मास एक्चुअली रियल क्वेश्चन में 5 kg है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको फोर्स पूछा है, आपको क्या पता है कि फोर्स इक्वल टू में मास इंटू में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपको क्या पता है कि ये होता है क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस में क्या v1 बटे में कितना, तो टाइम t, ठीक है, यही होता है। और मास इसका क्वेश्चन में 5 kg गिवन है, जो टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि v1 v2 आपको लाना पड़ेगा। तो v1 आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 18, लेकिन ये को ध्यान रखना बात, ये किलोमीटर पर आवर में देना है, दिया हुआ है, तो आपको इसमें किस में चेंज कर लेना है, मीटर पर सेकेंड में। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो 5 बटा में 18 से गुना करते हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज होने के लिए, तो ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब v2 की मैं बात करूँ तो ये कितना दिया हुआ है 36, तो 36 गुने में इसमें क्या करेंगे 5 बटा में 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अब सब डाटा पता हो गया, तो F इक्वल टू आप कैसे निकालिएगा फोर्स, तो 5 गुने में कितना, तो ये कितना हो जाएगा 10 v2 माइनस v1 कितना 5 बटे में कितना, तो 100 सेकेंड आपको दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए, इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा और है कर लीजिए। देखिए मतलब F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब 5 और ऊपर से 10 में से 5 गया तो कितना 5 बटे में कितना 100, तो ये कितना होगा 25 बटा 100 मतलब कितना 0.25 न्यूटन। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। ऐसे सीखिए चीज़ों को ताकि परीक्षा में बना पाइएगा, सिर्फ टिक लगाने से मतलब नहीं होगा कि ऑप्शन बी सी डी से नहीं काम चलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, ठीक है, ताकि आपका दूसरा भी क्वेश्चन है तो वो बन सके कंसेप्ट से, जो मैं कंसेप्ट दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब 2 समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो क्या होता है। जब मान लीजिए कि 2 समांतर तार हैं और एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होगा तो उसमें क्या होता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करते मतलब पास आना चाहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहले बात करें कि द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, तो ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में क्या, तो एक्स अल्फा प्लस में बीटा, ये होता है मूलों का योगफल, प्लस में क्या इसके साथ एक्स होता है, ठीक है, प्लस में क्या तो अल्फा इंटू में बीटा, ये मूलों का गुणनफल इक्वल टू में 0। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है। और ये क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल,
गुणनफल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया, मूलों का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो मूलों का योग दिया है 6 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 3। तो ये डायरेक्ट आपका इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये इक्वेशन, यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इक्वल टू कितना 0। तो आपका ये आंसर आ गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन। आपको याद क्या रखना है, तो ये इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए को व्यक्त किया जा सकता है, बाकी क्या है कि ऑप्शन आप बी को देखिए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 131 में 30 से डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये 30 चौक मतलब ये 4 से अधिक वैल्यू आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी देखिएगा तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसको देखिएगा अगर तो ये भी कितना 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये तो सब कोई भी दशमलव में है ये नहीं है, सब ज़्यादा वैल्यू, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर में कम है और नीचे में ज़्यादा है, तो यही आएगा दशमलव में, मतलब इसका वैल्यू लगभग 0.75 के बराबर होता है। तो ऐसे ही देखने से लग गया आपको क्या कि जो ऊपर में कम है और नीचे में ज़्यादा यही दशमलव के रूप में आएगा, बाकी तो दशमलव में है ही नहीं कोई, वो तो 1 से ज़्यादा वैल्यू है सबका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, इसमें तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, लेकिन मैं करके आपको बताता हूँ कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको x का वैल्यू पूछा है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, पहले तो जो रूट के अंदर है इसको आप पहले क्या कीजिएगा कि 144 प्लस में कितना कर लीजिएगा 25 बटे में कितना 144। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए कि 144 25 कितना होता है 169 और बटे में कितना 144। अभी जो बराबर में है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, चाहे लिख लीजिए साथ में 1 प्लस में x बाई कितना 12, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस में x बाई 12। अब इसको देखिए 169 कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो बटे यहाँ कितना आ जाएगा 13 और 144 कितना 12 के इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 प्लस में x बाई 12। अब इसको इधर ले जाइए तो x बटा में यहाँ कितना 12 और इधर 1 अगर घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 बटा में 12। अब इससे ही कट गया तो x इक्वल टू आपको क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफ़ी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब देखिए दूसरा भी क्वेश्चन आएगा एकदम बनेगा आपको उसी पे। पहली बात कि एक वृत्त है, तो हम ले लेते हैं क्या, एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए एक वृत्त, इसका ये सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, और इसका क्या है एक सेंटर मान लिए। ठीक है, अब ये अपने सेंटर पे क्या कर रहा है x डिग्री का कोण बना रहा है, हम मान लेते हैं कितना x डिग्री का ये कोण बना रहा है, इतना ही बना रहा है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि त्रिज्या खंड का एरिया पूछ रहा है, मतलब क्या इसका एरिया सिर्फ पूछ रहा है, ये एरिया जो मैं ये पेंट कर रहा हूँ ये एरिया पूछ रहा है। तो ये कैसे निकाले, जब ये x डिग्री का कोण बना रहा है तो कैसे निकाले। आपको पता है क्या कि अगर किसी भी वृत्त का अगर रेडियस r है तो एरिया कितना होता है, तो आप मतलब क्षेत्रफल एरिया तो ये होता है कितना पाई r स्क्वायर होता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ये एरिया जो होता है ये पूरा सर्कल का होता है, और पूरा सर्कल का अगर हम आपको एंगल पूछे तो कितना होता है पूरा सर्कल, तो आप बोलिएगा 360 डिग्री होता है सर। तो ठीक है, तो हम क्या देखें मतलब 360 डिग्री सर्कल का एरिया कितना हो गया, तो पाई r स्क्वायर हो गया। तो 1 डिग्री अगर सर्कल का मैं एरिया पूछूँ तो आप क्या बोलिएगा कि पाई r स्क्वायर बटा में कितना 360। तो इसी तरह जब x डिग्री के लिए पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे में 360 गुने में कितना x डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये देखिए कहाँ पे है, तो पाई r स्क्वायर, देखिए पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए पाई, ये यहाँ पे लिख दिया पाई r स्क्वायर, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ 380 दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है एक्चुअली 380, इस वजह से ये नहीं होगा, 360 वाला होगा नीचे जिसका 360 होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पाई r स्क्वायर इंटू में x और बटे में कितना 360। तो ऑप्शन तो आपको थोड़ा भी अगर आइडिया है अच्छा से तो सीधे 10 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x के जगह दे देता 60 डिग्री, आप बोलता है कि इसका एरिया निकालिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप x की जगह 60 पुट कर देते और कट कर देते, उसके बाद आपका एरिया आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दिया हुआ है
मौस यानी कि HCF दिया हुआ है किसका 253 और 444 का, कितना दिया हुआ है तो 11 दिया हुआ है। और LCM दिया हुआ है यानी कि लॉस दिया हुआ है किसका तो 253 और 440 का दिया हुआ है, कितना तो 253 गुने में R दिया हुआ है। तो आपसे R का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आप नहीं समझिएगा तब तक नहीं बना सकते। एक फार्मूला होता है क्या कि LCM, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। LCM गुने में HCF इजकल टू में 2 नंबर, दोनों नंबर होता है। पहला नंबर गुने में कितना दूसरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर क्या है तो 253 और दूसरा नंबर क्या है तो 440, यही नंबर है दोनों में, देख लीजिए आप। तो आप यहाँ पे क्या लिख लिए LCM आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो LCM दिया हुआ है 253 गुने में R। तो यहाँ पे आप लिखिए पहले क्या तो 253 गुने में कितना R, ये हो गया। और गुने में HCF कितना दिया 11 इजकल टू में दोनों नंबर का गुना कीजिए, दोनों नंबर कितना है तो एगो नंबर है 253 और गुने में दूसरा नंबर कितना है 440। अब देखिए 253 से 253 कट गया, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा 4 मरतबे तो 4 जीरो हो गया ही। तो R इजकल टू आपको कितना निकल के आ गया 40। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए। ये जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए, तो आपका आंसर विदिन सेकेंड निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सब क्वेश्चन आया है आपके परीक्षा में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। एक वृत्त है जिसका जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत के तो पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ पहले कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपके समझ में आएगा तब बनाइएगा आप। देखिए ये कह रहा है कि पहली बात कहते एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और एक सेंटर है। अब ये कह रहा है कि एक सेंटर पे क्या कर रहा है, एक वृत्त के ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि इसका रेडियस जो है ये 28 है, ठीक है, और ये भी कितना है 28 है। तो आपसे पूछा किसका गया लघु खंड का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ इतना क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, बस इतना। देखिए कितना भारी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, मान ले, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे कि आपको इसमें से इसका एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ABC का मैं अभी ही बताया हूँ कैसे। तो क्या बताया हूँ कि जैसे कि हमें अगर मतलब इस पूरा का एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R स्क्वायर बटा 360 करेंगे तो 1 डिग्री का, और गुने 45 से गुना करेंगे तो कितना इतना पूरा का निकल जाएगा। तो इस पूरा का अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ABC पूरा का तो कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर मतलब कितना 28 का होल स्क्वायर बटे में कितना 360 और गुने में कितना तो 45। ये कंसेप्ट अभी हम आपको पीछे बताएं, ठीक है। तो ये पूरा का एरिया निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि माइनस में कर ले, मतलब इस पूरा क्षेत्र का एरिया निकल गया ये पूरा का। अगर हम माइनस में सिर्फ इस ट्रेंगल का एरिया कर ले, इस ट्रेंगल का जो मैं अभी पेंट कर रहा हूँ दूसरे कलर से, रुकिए 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैं सिर्फ इसका एरिया माइनस कर ले, ये वाला एरिया, तो आपको नहीं लगता है फिर ये वाला एरिया निकल जाएगा जो लाल वाला है। तो इसका एरिया अब क्या हो जाएगा, एक कंसेप्ट होता है क्या कि अगर आपको कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये भुजा A है, ये B है, आपका ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस केस में इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा तो 1/2 और इस साइड का होल स्क्वायर इंटू में क्या साइन थीटा होता है इसका एरिया। तो ऐसे ही ट्रेंगल तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसका इस साइड कितना 28 दिया हुआ है और ये एंगल कितना दिया 45। तो इसका देखिए 1/2 गुने में क्या साइड का होल स्क्वायर तो 28 का होल स्क्वायर और गुने में क्या साइन 45 डिग्री। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन लेंदी को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो आपका टाइम ये ज़्यादा लेगा। अगर आपको कैलकुलेशन आता है अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना अब ये आपका काम है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी है, और मैं साइन 45 का वैल्यू बता देता हूँ कितना होता है तो 1/√2 होता है साइन 45 का वैल्यू, ठीक है। अब आपको इस वैल्यू डाल करके पुट कर लेना है, जो सारा कंसेप्ट था वो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ 1 मिनट रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है
तो उसके आधार के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा। ये भी क्वेश्चन कंसेप्ट का है, मतलब आपका मैथ का क्वेश्चन जो पूछा जाता है 10 वो अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है कि पहली बात कि एक तो आपके पास त्रिभुज है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका एक शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब मान लीजिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कितना 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम मान लेते ए बी और सी मान लिए ट्रेंगल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक जो इसके जो समद्विभाजक करता है, इसके जो आधार का जो कोण है, मतलब ये आधार हो गया इसका, इसके जो समद्विभाजक करता है कोण, मतलब बराबर हिस्से में बांटता है, तो आपके पूछ रहा है ये कोण कितना होगा। यही पूछा है कि यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजक के बीच का कोण, मतलब आधार के समद्विभाजक ये हो गया, ये तो इसके बीच का कोण, ये आपसे थीटा पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए कि हम ट्रेंगल ए बी सी का भी बात कर रहे हैं, इसको हम मान लिए थीटा, इसको ओ मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटर पे ट्रेंगल ए बी सी का बात कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रेंगल का सभी एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ ए प्लस में बी और बी के लिए डायरेक्ट आप ले लीजिए कितना, तो 130 दिया है तो आप 130 ले लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 130 प्लस में सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए प्लस में बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 हो जाएगा, तो कितना आपके पास बचेगा 180 माइनस 130 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बच जाए कितना 50। ठीक है, तो 50 डिग्री बच गया। ए प्लस बी का वैल्यू आपको कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अब आपको क्या है कि ये अगर पूरा का पूरा एंगल ए था, ये भी पूरा का पूरा एंगल ए था, तो ये कितना, मतलब ये सी था, ये ए था और ये सी था, ये आधा कितना हो जाएगा तो c/2 बोलिएगा, और ये आधा कितना हो जाएगा तो a/2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या पता है कि ये a/2 प्लस में c/2 प्लस में थीटा फिर से 180 डिग्री बनेगा। तो आप देखिए a/2 प्लस में कितना c/2 प्लस में कितना थीटा इजकल टू में कितना 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से a प्लस में c निकाल लीजिए। तो देखिए a प्लस में कितना c, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि लिखने में सुविधा हो जाएगा। देखिए तो a मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस में c प्लस में कितना 2 थीटा इजकल टू में, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 360 बन गया। अब ये 360 बन गया तो आपको a प्लस सी पता है कितना 50। ठीक है, 50 पता है, तो आप 2 थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 50 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 310 आ गया। अब यहाँ पे थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा तो 310 बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा 300 अगर रहता तो ये 150 होता, लेकिन 10 और है तो 155 डिग्री होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। ये देखिए आंसर में कहाँ पे है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे 4 में है। ठीक है, तो हम आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझाए ऑप्शन नंबर 4 में। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है तो आप चाहे तो फार्मूला याद रख लीजिए, उससे भी बन जाएगा। ये क्या होता है, जब भी आपको ये कोण पूछा जाए थीटा वाला, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है कि ये थीटा इजकल टू में जो आपका कोण कितना 90 डिग्री प्लस में जो भी कोण ऊपर में दिया गया है, कितना दिया था 130 डिग्री, बाई में कितना 2 कर लीजिए, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस में 130 बटा 2 तो कितना 65 हो गया ही, तो 65 इसके साथ जोड़िएगा तो थीटा इक्वल टू कितना 155 आ गया। तो हम आपको फार्मूला भी बता दिए और कॉन्सेप्ट भी बता दिए, दोनों बता दिए, तो आप अच्छे से समझ गए होइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गुणनफल, यानी कि गुना करना है किसका 81 का 82 83 से लेकर के 89 तक। जब इसमें इतना तक हम गए तो बीच में एक 85 भी आया होगा, हमसे पूछा क्या है इकाई का अंक पूछा है, तो बीच में एक बार 83 84 85 भी आया होगा। तो जब 85 आया होगा तो हम 85 के क्या लिख सकते हैं 17 गुने में 5। ठीक है, यहाँ पे आपको एक 82 भी दिख रहा है इवेन नंबर, 82 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 41 गुने में 2 लिख सकते हैं। और जब भी किसी भी गुना में एक 5 और एक 2 दिख जाए तो उसका यूनिट मतलब इकाई या फिर इसको यूनिट डिजिट बोलते हो कितना होता है 0 ही होता है ऑलवेज। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी एक 5 और एक इवेन नंबर 2 मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है, ठीक है,
द्विघात समीकरण मतलब ये आपको ये दिया गया 3x² प्लस में 8x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो आपका इसका वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए ये मैं आपको एकदम अच्छे से पहले समझा के उसके बाद बताऊंगा। देखिए पहली बात क्या है कि आपको पूछा है 1/α प्लस में 1/β। तो आपको इसका पहले मतलब सिंपल कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। अगर आपको अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा, बिल्कुल पता हो जाएगा। तो आपको इस द्विघात समीकरण से अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू लिखना है। तो देखिए पहला अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा। इसका वैल्यू कितना होता था -b/a। और हम आपको पीछे इक्वेशन लिख करके दिखाए हैं कि b कहाँ पे होता है। तो आपका b का वैल्यू है इसमें कितना 8, ये 8 है b का वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -8 और a का वैल्यू कितना है जो x² के पहले है, तो ये कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो इसी तरह से दूसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं ये मूलों का योग था, अब मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या होता है तो अल्फा इंटू में बीटा होता है। ये क्या होता है तो c/a होता है, यहाँ माइनस नहीं होता, इसमें माइनस लगता है, ठीक है। तो अब इसमें c कितना है तो 2, a कितना है तो 3। आपको ये दोनों पता हो गया। अब आपको क्या करना है इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो आपका वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा। तो मैं पुट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू पुट करना था, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा। मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए तो -8 बटा में कितना 3, ठीक है। और बटे में कितना तो 2 बटा में 3। अब इस 3 से ये कट गया और इससे ये भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका कितना -4 आ गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आप समझ गए होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 90 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझाएंगे, ठीक है। देखिए पहली बात क्या है कि मान लीजिए कि उस वस्तु का मूल्य कितना था जो हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम x मान लेते, ठीक है। अब ये x को क्या किया कि 20% कम पे बेच लिया। तो आपको क्या पता है कि 20% मतलब कितना 0.2 होता है। जैसे कि आप प्रतिशत में किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे 20% को क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 20 अगर प्रतिशत में तो 20 गुने में प्रतिशत हटाइएगा तो 1/100। तो इसको आप क्या लिखें 0.2 लिखें। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर पहले से x है तो 20% लॉस में बेचा मतलब 0.2 लॉस हो गया। तो अब बचा कितना, तो अब बचा 0.8x बचा। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 100 रुपया अधिक में बेचता, मतलब इतना में ही बेचा लेकिन इसे 100 अधिक में बेचता, इसमें 100 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 0.8x प्लस में कितना 100। अगर इतना में बेचता तो इसको क्या हुआ रहता प्रॉफिट हुआ रहता कितना का 5% का। तो x प्लस में कितना 5x/100 यही प्रॉफिट हुआ रहता। अब इस दोनों को आप बराबर कर दीजिए, आपका आंसर x जो आ गया वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 105x बटा में कितना 100 इक्वल टू में कितना यहाँ हो जाएगा 0.8x प्लस में कितना 100। अब आप इसको इधर लेकर के आइएगा तो क्या बचेगा 105x, अभी इससे इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 80x प्लस में कितना 100 गुने में 100 हो जाएगा। अब इस 80 को इधर लेकर के आ जाइएगा तो x इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, तो आप बोलिएगा 100 गुने में 100 और बटे में कितना 105 में इधर घट जाएगा तो ये कितना 25 बच जाएगा ना। देखिए 105 से 80 घट जाएगा तो ये आपके पास कितना 25 हो जाएगा। ये कितने से कट जाएगा तो 4 से कट जाएगा। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा तो 400। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका सही आंसर 400, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छा से। पहले इसका हम वस्तु का मूल्य x मान लिए, 20% कम हो गया मतलब 0.8x में बिका। अब इसको 100 ज़्यादा में बेचते 100 में तो कितना हो जाता है, इतना तो पहले ही से मैं बेचा था, इतना 100 जोड़ दिए तो इतना हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इतना में बेचते तो 5% का प्रॉफिट हुआ रहता। तो मतलब प्रॉफिट वाला अब ये हो गया, इस दोनों को बराबर कर देंगे, हमें यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको
बेस्ट कंटेंट देंगे। आप ये सोचिए कि 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए तो आपको 5 मिनट के वीडियो पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए आप कंसेप्ट नहीं समझिएगा तब तक बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम इस वीडियो के जस्ट बाद हम अभी क्या देखेंगे कि जो भी जीके जीएस का पूछा गया है क्वेश्चन उस सभी कंसेप्ट के साथ देखेंगे। ऐसे नहीं कि टिक लगा के नहीं देखेंगे। अगर आप 10 मिनट में टिक लगा के वीडियो को देख लेते, आपको मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानिए इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है अभी 80-90 क्वेश्चन उसको देखेंगे, क्योंकि अभी ये 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ आपका न्यूमेरिकल हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।